सीरीज का दूसरा पेपर है, उसका हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने की चाह रखने वाले व्यक्ति को उस राज्य का निर्वाचक होना चाहिए जहां से वह निर्वाचित होना चाहता है। अर्थात अगर कोई राज्यसभा में निर्वाचित होना चाहता है, उसको उस राज्य का निर्वाचक होना आवश्यक है। पहली शर्त ये। दूसरी शर्त, किसी राजनीतिक दल से संबंधित निर्वाचक को अपना मत चिह्नित करने के बाद उस राजनीतिक दल के नामांकित एजेंट को बैलेट पेपर दिखाना होता है। अब दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन गलत है, क्योंकि 2003 से पहले यह शर्त होती थी कि अगर कोई राज्यसभा का सदस्य अपना चुनाव करवाना चाहता है तो उसको उस राज्य का सदस्य होना जरूरी है जहां की वो सीट है। लेकिन 2003 के बाद इसको हटा दिया गया। अब वह सिर्फ भारत का निवासी होना चाहिए और वह देश में कहीं भी किसी भी राज्य की राज्यसभा सीट से चुनाव लड़ सकता है। 2003 से इसको हटा दिया गया है। दूसरा कथन सही है। किसी राजनीतिक दल से संबंधित अगर कोई निर्वाचक है, उसको अपना मत चिह्नित करने के बाद उस राजनीतिक दल के नामांकित एजेंट को बैलेट पेपर दिखाना होता है। ये कथन सही है। क्यों? आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो राज्यसभा का निर्वाचन है वो खुली मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है। और इससे क्या होता है, ये जो खुली मतदान प्रक्रिया से राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग पर अंकुश लगाने और धन शक्ति की भूमिका को समाप्त करने हेतु किया गया था। और इस नई प्रणाली के अंतर्गत जो राजनीतिक दल का जो निर्वाचक होता है उसको अपना वोट देने के पश्चात उस राजनीतिक नामित एजेंट को अपना मतपत्र दिखाना होता है। अगर मैं आपको राज्यसभा के ढांचे के बारे में बताना चाहूँ तो आपको पता है राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। 238 सदस्य राज्यों से और 12 सदस्य 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और वर्तमान जो राज्यसभा है उसमें 245 सदस्य हैं, जिसमें से 229 सदस्य तो राज्यों से। अभी वर्तमान की जो राज्यसभा 229 सदस्य है राज्यों से और 4 सदस्य हैं दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। तो टोटल कितने हो गए? 245। और जो संविधान की चौथी अनुसूची है, कौन सी अनुसूची? चौथी अनुसूची, उसमें राज्यसभाओं में राज्यों से और संघ शासित प्रदेशों से सीटों का आवंटन किया गया है। जिस प्रकार हरियाणा से 5 राज्यसभा सदस्य जाते हैं, इसका जिक्र संविधान की चौथी अनुसूची में है। और जो राष्ट्रपति 12 मनोनीत करता है वो कला के क्षेत्र में हो सकता है, साहित्य के क्षेत्र में हो सकता है, विज्ञान के क्षेत्र में हो सकता है, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में हो सकता है। आपको ये याद रखना है। आपको एक चीज़ भी याद रखनी है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश 7 हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7। केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर राज्यसभा की सीट का प्रावधान किया हुआ है, दिल्ली और पुडुचेरी। और इन्हीं 2 राज्यों में मंत्रालयों का मुख्यमंत्री का प्रावधान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पल्सर टाइमिंग एरे। इंटरनेशनल पल्सर टाइमिंग एरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है, यह विश्व भर के रेडियो खगोलविदों का संघ है। इसका उद्देश्य है ब्रह्मांड में निम्न आवृत्ति वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना
और उनकी विशेषताओं को चिह्नित करना है। भारत IPTA का सहयोगी सदस्य है। आपको बता दें ये तीनों कथन सही हैं, तो भारत इसका सदस्य भी है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम न्यायालय से संबंधित है, जो कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं। इसमें ग्राम न्यायालय के बारे में बताया है। जो ग्राम न्यायालय है इसके संबंध में कौन से विचार सही नहीं है, कौन से विचार सही नहीं है। पहला कथन दिया हुआ है पहला कथन है जो ग्राम न्यायालय है वह आपराधिक और सिविल दोनों न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग करता है। यह कथन बिल्कुल सही है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसने पूछा है कौन से कथन सही नहीं है, लेकिन यह कथन सही है। तो इसका मतलब अगर एक को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा आंसर वैसे ही आ जाता है, क्योंकि एक आंसर सही है लेकिन इसने पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसको एलिमिनेट करते हैं तो हमारा राइट आंसर 2 और 3 आ जाता है। अब पढ़ लेते हैं ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के नियमों से बंधे हुए हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियमों के प्रावधानों को पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते। तो ये आंसर हमारा आएगा, क्योंकि 2 सही नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन इनके निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। ये भी गलत है, क्योंकि जो ग्राम न्यायालय का जो निर्णय है उसकी अपील नहीं की जा सकती। ग्राम न्यायालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, एक ऑप्शन रहा है सुर्खियों में विंडर्स जनरेशन शब्द आया था। विंडर्स जनरेशन शब्द किससे संबंधित है? आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से, और उसके बाद ही आपको जवाब देना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये न्यूज़ में रहा है जो विंडर्स जनरेशन है वो पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों के नागरिकों को कहा जाता था जो काम करने के लिए यूके पहुँचे थे। ब्रिटेन चले गए थे, उनको ही विंडर्स जनरेशन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उप मुख्यमंत्री के संदर्भ में कौन से कथन सही है? पहला कथन है उप मुख्यमंत्री का पद न तो संवैधानिक है और न ही सांविधिक है, अर्थात इसका जिक्र न तो संविधान में है और न ही इसको विधि के तहत बनाया गया। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री का पद एक राजनीतिक पद है और इसकी नियुक्ति सिर्फ राज्यपाल द्वारा की जाती है, वो भी राजनीतिक कारणों से। दूसरा है उसे राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये भी गलत है, हमने बता भी दिया। उप मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, न कि मुख्यमंत्री द्वारा। आपको मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। भारत में संसदीय प्रणाली है, कौन सी प्रणाली है? संसदीय। और 163 अनुच्छेद में जो राज्य के मंत्रिपरिषद है उसका वर्णन है, मंत्रिपरिषद की जो स्थिति है। और 164 में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व और जो योग्यताएं हैं, शपथ, वेतन आदि संबंध में जानकारी मिलती है। और जो उप मुख्यमंत्री का पद ना तो संविधान में है और ना ही इसको किसी कानून या विधि द्वारा बनाया गया है, और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और उप मुख्यमंत्री की संख्या की कोई सीमा नहीं है, और एक उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं और 2 उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे और कर्नाटक में 3 और हरियाणा में 1 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, मंत्रिमंडलीय समिति दी हुई है और इनके अध्यक्ष दिए हुए हैं, आपको ये बताना है। पहली समिति है राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, दूसरी है सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति और तीसरी है आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति, और इनके अध्यक्ष दिए गए हैं। आपको बता देता हूँ कि वर्तमान में 8 मंत्रिमंडलीय समिति हैं। सिर्फ 2 मंत्रिमंडलीय समिति को छोड़कर सिर्फ
2 मंत्रिमंडलीय समिति को छोड़कर एक आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति और दूसरी है संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। इनको छोड़कर बाकी सभी मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। एक आवास को छोड़कर 8 समितियों में से एक तो आपको याद रखना है आवास, और दूसरी है संसदीय मामलों की समिति। अगर आवास को याद रखें तो आ शब्द याद रखें और संसदीय की स। अगर आस 2 मंत्रिमंडलीय समिति हैं, इनकी अध्यक्षता करता है गृह मंत्री, और बाकी जो 6 बच गई, जिस प्रकार मैं कह सकता हूँ मंत्रिमंडली की नियुक्ति समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति, और निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति, रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति। इनकी नियुक्ति, इनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। पहला संघ और राज्य की विधायिका के संदर्भ में भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए? पहला ऑप्शन, क्वेश्चन दोबारा पढ़ सकते हैं आप। जो संघ और राज्य की विधायिका के संदर्भ में भारतीय संविधान में जो विधायिका है उसके संबंध में संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए? पहला है विधायिका युक्त राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या का प्रावधान किया गया है। दूसरा, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या का प्रावधान किया गया है। तीसरा, संघ शासित प्रदेशों से राज्यसभा और लोकसभा में प्रतिनिधियों के निर्वाचन की विधि का वर्णन किया गया है। मैं आपको बता देता हूं कि पहला जो कथन है विधायिका युक्त राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्यों का प्रावधान संविधान में किया गया है, ये आपने पहले पढ़ा भी है कि कम से कम 60 विधायक हो सकते हैं और अधिकतम 500 विधायक हो सकते हैं। तो पहला कथन तो हमारा वैसे ही सही हो जाता है। दूसरा है लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या, वो भी अधिकतम संख्या का प्रावधान भी किया गया है, क्योंकि हमने पता है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिनमें से 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। लेकिन जो संसद को संघ शासित प्रदेशों से और लोक सभा में के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की विधि निर्धारित का कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अगर हम गहराई से पढ़ें हमने बताया है कि अनुच्छेद 170 में यह कहा गया है कि 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते विधायक में और 500 से अधिक नहीं हो सकते। लेकिन कुछ जो राज्य हैं उनको विशेष प्रावधान मिले हुए हैं, जिस प्रकार अनुच्छेद 371F में सिक्किम को, अनुच्छेद 371G में मिजोरम को, और अनुच्छेद 371H में अरुणाचल प्रदेश को, अनुच्छेद 371I में गोवा को, अनुच्छेद 371J में कर्नाटक को विशेष प्रावधान मिला हुआ है। इनमें जो न्यूनतम सदस्यों संख्या है वो 60 से कम भी है। इसी प्रकार लोकसभा में हमने बता दिया कि 2 आंग्लो भारतीय समुदाय का अगर प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगर हम देखें अनुच्छेद 80 और 81 के तहत राज्यसभा और लोकसभा के लिए राज्यों से क्रमशः अनुपात के अनुसार प्रतिनिधियों के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली और प्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से निर्वाचन की विधि का प्रावधान किया गया है। हालांकि संविधान में संघ शासित प्रदेशों से लोकसभा
और राज्यसभा के प्रतिनिधियों के संबंध में निर्वाचन विधि का प्रावधान नहीं किया गया, मतलब स्पेशल प्रावधान नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर है 1 और 2 कथन हमारे सही हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन देखते हैं हम। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के भाग 9 के अनुसार स्थानीय सरकार के चुनाव हेतु उम्मीदवारों की योग्यता के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं, उनके ऊपर आपको विचार करना है। पहला कथन है, जो स्थानीय सरकार है, सरपंच है, उसके उम्मीदवार के लिए कुछ कथन दिए हुए हैं। पहला है कि 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति पंचायत व नगर पालिका के लिए चुनाव लड़ने का पात्र है। आपको मैं बता देता हूँ, 25 साल प्रधानमंत्री या MP या MLA के लिए आवश्यक होती है। आप याद रखें, MP या MLA के लिए 25 साल होता है। लेकिन अगर पंचायत की बात करें, उसके लिए 21 साल होता है। कितना होता है? 21 साल। और वोट डालने के लिए 18 साल। और वहीं हम अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति की बात करें, उनके लिए 35 साल होता है। तो पहला कथन तो हमारा वैसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि इसकी जगह 21 वर्ष आएगा, जो पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव लड़ने का पात्र होता है। दूसरा, पंचायतों और नगर पालिकाओं के सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित कोई भी प्रश्न ग्राम न्यायालयों द्वारा निर्णीत किया जाता है। ये भी गलत है। अगर पंचायत और नगर पालिका के सदस्यों की जो अयोग्यता संबंधित प्रश्नों का निर्णय ग्राम न्यायालय की बजाय विधानमंडल की विधि द्वारा ही निर्णीत होता है। जो राज्य विधानमंडल की जो विधि है, उसके द्वारा जो कोई अधिकारी है, वो उसकी अयोग्यता संबंधी प्रश्न को निर्णीत करता है। तो हमारा दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। इसका मतलब दोनों कथन गलत हैं। आपको याद रखना है। इसका तो राइट आंसर आएगा D। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुडुचेरी से संबंधित है। पुडुचेरी और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधायिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संसदीय कानून के माध्यम से पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दोनों के लिए विधायकों की स्थापना की गई है। किसके माध्यम से? संसदीय कानून के माध्यम से। दूसरा, जहां NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी की विधानसभा अपनी विधायी शक्तियों की सीमा से सीमित है, वहीं पुडुचेरी की विधायिका सभी राज्य विषयों पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 239(1) के तहत संसद विधि के अनुसार संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए इसका गठन करता है। जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वाला विधायिका का प्रावधान है, वो प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा है, लेकिन पुडुचेरी के लिए विधान का प्रावधान संसद द्वारा किया गया है। कहने का मतलब क्या है? इसमें लिखा है कि जो पुडुचेरी और दिल्ली दोनों की विधायिका का प्रावधान संसदीय कानून द्वारा है। आपको याद रखना है, जो दिल्ली वाला प्रावधान है वो संविधान में ही है, 239(a) के तहत, 239(a) के तहत। लेकिन जो पुडुचेरी में विधानसभा बनी है, उसका प्रावधान संसद ने कानून द्वारा किया है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा, जहां पर दिल्ली की विधानसभा अपनी विधायी शक्तियों की सीमा में सीमित है, वहीं पुडुचेरी की विधायिका सभी राज्य विषयों पर कानून बना सकती है। अगर आप एलिमिनेशन वाले मेथड को जानते हैं तो भी ठीक है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो भी ठीक है। दोनों से ये गलत हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार दिल्ली की विधानसभा के ऊपर कुछ सीमाएं हैं, उसी प्रकार
पुडुचेरी की विधानसभा पर भी कुछ सीमाएं लागू हैं। तो हमारा राइट आंसर है, इसका मतलब हमारा सॉरी कुछ गलत हो गया, ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही बनता है, क्योंकि दिल्ली की विधानसभा पर कुछ सीमाएं आरोपित हैं, लेकिन पुडुचेरी, क्योंकि दिल्ली विधानसभा को कानून व्यवस्था और भूमि संबंधी मामले को छोड़ना होता है, इनके ऊपर ये कानून नहीं बना सकती। लेकिन जो पुडुचेरी की विधानसभा है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आप इसको करेक्ट कर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कुछ घटनाएं दी हुई हैं उनको, जिस प्रकार पहली घटना है परिधि परस का उन्मूलन, दूसरी घटना है पंथ निरपेक्षता की संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषणा, तीसरी घटना है राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द का सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापन। तो आपको बता देता हूँ मैं, प्रिवी पर्सनल का उन्मूलन हुआ था 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। और दूसरा है जो पंथ निरपेक्षता की सिद्धांत में जोड़ा था, वो कब जोड़ा था? आपको बता देता हूँ, 1994 में। कब जोड़ा था? 1994 में उच्चतम न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को जोड़ा था। एक केस आया था बोमईवाद, उसके अनुसार उच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान की एक मूल विशेषता घोषित कर दिया था। उसके बाद राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति को, इस शब्द से आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह में बदला था 1978 में। आप इसके अनुसार आप इसको सजा सकते हैं। सबसे पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। 1 2 1 3 2। राइट आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। क्या आएगा? ए ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण करवाया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सर्वेक्षण ने चौखंडी स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? अगर आप चारों कथन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बी ऑप्शन है वो सही है। इस स्तूप की कुछ संरचनाएं इस स्थान पर हुमायूं की यात्राओं का स्मारक है, ये कथन सही है। लेकिन बाकी 3 कथन गलत है। आप इसको याद कर सकते हैं, या जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो भी इसको आसानी से कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, भारत में कारपोरेट औसत ईंधन दक्षता मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बताना है, इनका उद्देश्य है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करके वाहनों की ईंधन खपत कम करना है। बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन लग रहा है। दूसरा है, वर्तमान में जो ये मानक हैं, जिस मानक के अनुसार CO2 को कम करना है, वो केवल पेट्रोल और डीजल वाहनों पर लागू होते हैं। देखो, अगर आप एलिमिनेट से जानते हो तो ओनली शब्द है कि ये मानक केवल पेट्रोल या डीजल वाले वाहनों पर लगते हैं, अन्य वाहनों पर भी लगते हैं। तो ये अन्य वाहनों पर भी लगते हैं, चाहे वो LPG का हो और चाहे वो CNG का हो, उस पर भी CO2 को कम करने के मानक लगते हैं। दूसरा तो वैसे ही गलत हो जाता है, पहला सामान्य कथन है, तो ये राइट आंसर इसका ए हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, इन्होंने प्रशासनिक अधिकारी दिए हुए हैं, उनकी जो पूर्वता है, उनके जो महत्व, उसके अनुसार आपको सजाना है। पहला है सचिव, फिर अवर सचिव, फिर उप सचिव, फिर संयुक्त सचिव। मैं आपको बताता हूँ, सचिव सबसे ऊपर होता है, फिर संयुक्त सचिव, इसको हम विशेष सचिव या अतिरिक्त सचिव भी कह सकते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी कह सकते हैं, वो इसके नीचे होता है। फिर उसके नीचे होता है उप सचिव, जिसको हम डिप्टी सेक्रेटरी भी कह सकते हैं। फिर होता है अवर सचिव, ये डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे होता है अंडर सेक्रेटरी। मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा? सचिव, उसके बाद आएगा संयुक्त सचिव, उसके बाद आएगा
उप सचिव, उसके बाद आएगा अवर सचिव, मतलब पहले आएगा सेक्रेटरी, फिर आएगा ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर आएगा डिप्टी सेक्रेटरी, फिर आएगा अंडर सेक्रेटरी। आप इस क्रम में इसको याद रखें तो अच्छा रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। हाल ही दो कथन दिए हुए हैं, इन कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। हाल ही में सरकार ने अंतरिक्ष युद्ध शस्त्र प्रणाली और प्रौद्योगिकियों का निर्माण करने के लिए रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। बिल्कुल कॉमन सा कथन है। दूसरा कथन है हाल ही में भारत द्वारा किए गए उपग्रह रोधी परीक्षण ने अंतरिक्ष युद्ध तकनीक में भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। ये भी सही है, तो इसका दोनों कथन हमारा सही हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा सी 1 और 2 दोनों होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सेवा बोर्ड के संदर्भ में कथन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। सिविल सेवा बोर्ड, इस बोर्ड को उच्च न्यायालय द्वारा 2013 के यह संघ स्तर पर सिविल सेवा बोर्ड संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। दूसरा जो सिविल सेवा बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन है आपको याद रखना है, संघ स्तर पर सिविल सेवा बोर्ड संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। बोर्ड का उद्देश्य सिविल सेवकों के विरुद्ध आरोपों के मामलों पर निर्णय करना, लेकिन उनके स्थानांतरण पर विचार करने का कोई प्राधिकार नहीं है। इनमें से कौन सा कथन आपको बताना है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सिविल सेवा बोर्ड के बारे में बता देता हूँ। जो सिविल सेवा बोर्ड है इसको उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय आया था 2013। कौन सा निर्णय था वो? TSR सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ वाद में इसको स्थापित करने का आदेश दिया था। और इसने कि यह जो बोर्ड है सिविल सेवकों की नियुक्ति करा है, स्थानांतरण करा है, पदोन्नति पर विचार करने के लिए स्थापित किया गया था। लेकिन दूसरा कथन में क्या दिया हुआ है, इसको स्थानांतरण पर विचार करने का अधिकार नहीं है। तो दूसरा तो हमारा वैसे ही गलत हो जाता है। तीसरा संघ स्तर पर सिविल सेवा बोर्ड संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, ये भी गलत है, क्योंकि जो सिविल सेवा बोर्ड है वो कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ना तो 1 ना और 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री से संबंधित। सिविल सेवा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा निम्नलिखित में से किस पद के लिए उम्मीदवार और उम्मीदवारों की अनुशंसा की जाती है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो आपको याद रखना है जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति है वो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर अनुशंसा देती है और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी अपने विचार प्रस्तुत करती है। लेकिन जो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति पर इस समिति का कोई रोल नहीं होता। आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है इसके अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री कार्य करता है और विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा एक कैबिनेट सदस्य इस पे कार्य करता है। ठीक है ना। और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो मुख्यमंत्री है। विधानसभा का अध्यक्ष इसका सदस्य होता है, राज्य का गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, सदस्य होता है, और विधानसभा में विपक्ष का नेता भी इसका सदस्य होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, और आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में थोड़ा बता सकता हूँ। जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात करता है। अगर हम देखें 17वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के संदर्भ में कुछ कथन है, इनमें से बताना आपको कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है?
यह रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। आपको बता दें, जो राष्ट्रीय सुरक्षा कोष है इसका स्टार्टअप से कोई संबंध नहीं है। यह राष्ट्रीय रक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु नकद एवं वस्तुओं के रूप में प्राप्त स्वैच्छिक दान की जिम्मेदारी व उसके उपयोग पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना की गई थी। इस कोष का उपयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया जाता है। दूसरा, यह कोष पूर्णतः जनता से स्वैच्छिक दान पर निर्भर करता है। इसे किसी बजटीय सहायता की आवश्यकता नहीं होती। तो यह कथन बिल्कुल सही है। यह पूरी तरह से कोष प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पूरी तरह से जनता के स्वैच्छिक दान पर निर्भर है। तीसरा कथन, यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा प्रशासित होता है। ये भी सही है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा कोष है उस कोष की अध्यक्ष के लिए जो समिति होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, 31 मिनट की तो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कार्यवाहक सरकार स्थापित की जा सकती है? अगर कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें कार्यवाहक टेम्परेरी बेस पे प्रशासन चलाने के लिए सरकार स्थापित की जा सकती है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर। दूसरा ऑप्शन है समय से पूर्व सदन के विघटन पर। तीसरा ऑप्शन है चुनाव में अधिकतम सीटें प्राप्त करने वाले दल द्वारा सदन में बहुमत सिद्ध करने से पूर्व। आपको याद रखना है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो कार्यवाहक सरकार स्थापित करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन समय से पूर्व अगर सदन विघटित हो जाता है तो आपको कार्यवाहक सरकार बनाने की आवश्यकता होती है। तीसरा है चुनाव में अधिकतम सीटें प्राप्त करने वाले दल द्वारा सदन में बहुमत सिद्ध करने से पूर्व भी हमको सरकार चलाने के लिए कार्यवाहक सरकार बनानी पड़ती है। तो राइट आंसर हमारा 2 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अस्थायी सदस्यों को अधिकतम 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। दूसरा, किसी सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात वह तत्काल पुनः निर्वाचन के पात्र नहीं है। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। 10 होते हैं अस्थायी। और जो स्थायी सदस्य होते हैं जिनको हम कह सकते हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। और जो 10 अस्थायी होते हैं वो क्षेत्र के आधार पर बदलते रहते हैं। इनमें से 5 सीटें तो अफ्रीका और एशिया देशों के लिए होती है, 1 सीट होती है पूर्वी यूरोपीय देश के लिए, 2 सीट होती है अमेरिकी और कैरिबियन देश के लिए, और 2 सीट होती है पश्चिमी यूरोप और अन्य देश के लिए। जो प्रत्येक सदस्य होता है ना वो 5 वर्ष के लिए नहीं बल्कि 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। और जो स्थायी सदस्य होते हैं 5 वो परमानेंट ही होते हैं। और जो जो कोई सदस्य है उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है वो तत्काल निर्वाचित करने के पात्र नहीं होता। ये बिल्कुल सही कथन है। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। हमारा तीसरा कथन क्या है? प्रत्येक उम्मीदवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित किया जाता है।
ये भी गलत है, क्योंकि सर्वसम्मति के बजाय 2/3 मतों की जरूरत होती है। तो सर्वसम्मति नहीं आएगा, बल्कि प्रत्येक उम्मीदवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2/3 सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो हमारा तीसरा भी हमारा गलत हो जाता है, केवल 2 कथन ही हमारा सही है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित क्वेश्चन है, इस पर विचार करना है। कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना कितने कथन है देख लेते हैं हम। 3 कथन दिए हुए हैं और कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला कथन है, वह राज्यसभा के सभापति से परामर्श के उपरांत सदन की संयुक्त बैठक के नियम बनाने के लिए उत्तरदायी है। मैं आपको बता देता हूँ, जो संयुक्त बैठक का प्रावधान वो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बल्कि राष्ट्रपति करता है। वो राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति से और लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श करने के बाद संयुक्त बैठक के नियम बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पर ये जिम्मेदारी लोकसभा के अध्यक्ष की नहीं होती बल्कि राष्ट्रपति की होती है। पहला कथन हमारा गलत हो जाता है। इसमें दिया हुआ है कि लोकसभा का अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति से परामर्श के बाद संयुक्त बैठक के नियम बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के साथ और राज्यसभा के सभापति के साथ परामर्श करता है, उसके बाद संयुक्त बैठक के लिए नियम बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब राष्ट्रपति उत्तरदायी होता है, न कि लोकसभा का अध्यक्ष। दूसरा कथन है, गैर पक्षपात सुनिश्चित करने के लिए पदासीन होने के पश्चात उसे अपने दल की सदस्य से त्यागपत्र देना होता है। दूसरा कथन भी गलत है। अगर ये प्रावधान भारत में नहीं है कि लोकसभा को अध्यक्ष का पद लेने के बाद अपने राजनीतिक अपने दल से इसकी सदस्य से विमुक्त होना जरूरी है। यह प्रावधान ब्रिटेन में है कि अगर कोई लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है तो उसको अपने पार्टी से अलग होना पड़ता है जब तक वो लोकसभा का अध्यक्ष है। तीसरा कथन देखते हैं, वह प्रस्ताव स्वीकार किए जाने की मांग के बिना लोकसभा के सदस्यों को निलंबित नहीं कर सकता। यह भी कथन गलत है, क्योंकि अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहता है तो जब तक प्रस्ताव पास ना हो तब भी वह किसी लोकसभा के सदस्य को निलंबित कर सकता है। तो इसका मतलब हमारे तीनों कथन गलत हो जाते हैं। सही कौन सा है? इनमें से डी, इसका आंसर डी ही आ गया। इनमें से कोई भी आंसर ऑप्शन ठीक नहीं है। दोस्तों धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद।